हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बुक में पेज नंबर 1 पर लेसन नंबर 1 अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम यानी हमारी पृथ्वी और हमारा सौरमंडल, यह लेसन आधा लेसन हमने लास्ट पीरियड में रीड किया था और उसे मैंने एक्सप्लेन भी करवाई थी, आपको समझा भी था। हो तो बच्चों, आज हम फिर से एक बार जितना हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट पीरियड में क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हमने इस लेसन में देखा था कि कुछ जो स्टार्स होते हैं वो टीनी एंड फेंट होते हैं, कुछ जो है ट्विंकल करते हैं स्टार्स, तो कुछ ट्विंकल नहीं भी करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो द सन, द मून, द स्टार, द प्लैनेट आर ऑल नाउ एज हेवनली बॉडीज। ये सब क्या है? हेवनली बॉडीज यानी खगोलीय पिंड है, जिसमें सन भी आता है, मून भी आता है, स्टार भी आता है एंड प्लैनेट्स भी आता है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था नीचे में स्टार्स के बारे में। स्टार्स यानी क्या होता है कि द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स हैव देयर ऑन लाइट, यानी जो खगोलीय हेवनली बॉडीज है वहां पर जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं, जो स्टार्स चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तारे। यानी खगोलीय पिंड में हेवनली बॉडीज में जो चमकते हैं उन्हें स्टार्स कहा जाता है, यानी तारे कहा जाते हैं। और जो तारे हैं, स्टार्स है, वह उनमें खुद का लाइट होता है, खुद के लाइट से ही वो चमकते हैं। फिर हमने देखा था कि जो सन है, सन भी एक क्या है? स्टार है। सन भी एक तारा है। वह इट इज क्लोजर टू अस देन एनी ऑफ द अदर स्टार्स, एंड सबसे जो है हेंस इट अपियर्स बिग एंड ब्रिलियंट। जो सन है वो सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा चमकीला है, इसलिए सबसे ज्यादा जो सन है उसका प्रकाश हमें दिखाई देता है। फिर हमने ये भी देखा था कि दिन के समय में भले आसमान में तारे भी होते हैं, मून भी होता है ना, बाकी के स्टार्स और मून भी होता है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि जो सन का लाइट है वो इतना ब्रिलियंट, इतना प्रकाशमय, इतना तेज होता है उस सन का कि उसके आगे हमें कुछ भी आसमान में दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद हमने प्लैनेट्स पढ़ा था। प्लैनेट्स मीन्स कि द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट, यानी जो हेवनली बॉडीज में जो ट्विंकल नहीं करते हैं, चमकते नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। फिर हमने देखा था कि प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स चमकते नहीं है, यानी उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। उन्हें लाइट कहाँ से मिलता है? तो उन्हें लाइट मिलता है सन से। उसके बाद हमने देखा था सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमने देखा था कि अवर अर्थ इज प्लैनेट। हमारा जो अर्थ है, जहाँ पृथ्वी है ना, पृथ्वी इस अर्थ पर है ना, पृथ्वी यानी अर्थ इस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पर कि इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, और हमारे अर्थ को भी लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। इट मूव्स अराउंड द सन, और जो हमारा अर्थ है वो किसके अराउंड करता है? सन के गोल घूमता है। इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसे ही क्या कहते हैं? सन की वो परिक्रमा करते, रिवॉल्यूशन करता है, सन के चारों ओर वह क्या करता है? घूमते रहता है, चक्कर लगाता है। फिर हमें बोला था कि बिसाइड्स अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी पृथ्वी के अलावा और भी 7 ऐसे और भी प्लैनेट है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते, रिवॉल्व करते हैं। कौन कौन से थे वो? दे आर मर्कुरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यानी ये अर्थ के अलावा ये मरकुरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, यह भी प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये जो था हमारा फोटोग्राफी ली हुई थी अर्थ की, है ना, मैन मेड सैटेलाइट के द्वारा, यहाँ पर अर्थ की हमको फोटोग्राफी भी दिखाई हुई है। उसके बाद हमने पेज नंबर 2 में पढ़ा था कि एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ, यानी जो सभी प्लैनेट्स जो होते हैं वह सोलर सिस्टम में सन के अराउंड रिवॉल्व्स करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उनका एक स्पेसिफिक पाथ होता है, एक पाथ पर ही वो लोग
अपना चक्कर लगाते हैं। दिस पाथ इज नो एज द प्लैनेट्स ऑर्बिट। उस पाथ को क्या कहते हैं? प्लैनेट्स ऑर्बिट कहते हैं। उस जो पाथ होता है उस पाथ को ही ग्रह पथ यानी कक्ष कहते हैं। उसके चारों ओर वो लोग चक्कर लगाते हैं। फिर क्या बोला था कि द सन विच इज अ स्टार एंड द प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड इज आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। बिसाइड्स द प्लैनेट द सोलर सिस्टम also includes various other heavenly bodies। यानी सोलर सिस्टम्स, प्लैनेट्स, यह सब कुछ हेवनली बॉडीज होते हैं। यह सभी सन के चारों ओर सन के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व, चक्कर लगाते हैं। उसके बाद हमने अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम, उसमें हमने सबसे पहले लिया था सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स मीन्स क्या होता है? तो सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स, दिस आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। यानी कुछ हेवनली बॉडीज भी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सन के चारों ओर, उन्हें क्या कहते हैं? सैटेलाइट्स। यानी जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और सैटेलाइट्स जो है, सैटेलाइट्स मीन्स क्या होता है कि उपग्रह, वो क्या करते हैं? उस प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो वह भी उसे, जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना, रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन्हें कहते हैं सैटेलाइट। और हमने देखा था कि हमारे अर्थ, जो हमारा अर्थ है पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व कौन करता है? मून, है ना। जो चंद्रमा है, मून है, वह पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व, चक्कर लगाता है। इसलिए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इसलिए मून को क्या कहते हैं? सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये मून, फुल मून लाइट का, यह है ना, फुल मून जो लाइट है जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं, वह तब का यह मून है। पिक्चर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, देखो नीचे लिखा भी है कि द मून एज सीन एज ऑन अ फुल मून लाइट। फुल मून लाइट, पूर्णिमा का यह चंद्रमा है, इसका पिक्चर हमें यहाँ पर दिया हुआ है। फिर हमें क्या बोला है यहाँ पर? नेक्स्ट था हमारा कि ड्वार्फ प्लैनेट, जिसको ड्वार्फ प्लैनेट यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? छोटा ग्रह या बौना ग्रह, जो सबसे छोटा होता है। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट किसे कहते हैं? कि जो कुछ स्मॉलर, छोटे छोटे हेवनली बॉडीज होते हैं जो सन के चारों ओर अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, छोटे ग्रह। ऑफ दिस द मोस्ट वेल नो इज प्लूटो। प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट में क्या आएगा? प्लूटो। प्लूटो जो है उसे कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन, दे हैव ऑन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। जो प्लूटो होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है और वह अपने ऑर्बिट पर ही सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर हमने देखा था एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स मीन्स क्या होता है? जिसको हम लोग छोटा तारा, छोटे तारे जो होते हैं ना, उसे कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। अब एस्ट्रॉइड्स के बारे में क्या बोला था हमें कि बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर देयर इज अ बैंड ऑफ न्यूमेरियस स्मॉल हेवनली बॉडीज। जो यह होते हैं छोटे छोटे तारे होते हैं, वह हेवनली बॉडीज में वह भी क्या करते हैं? क्या बोला था यहाँ पर कि मार्स और जुपिटर, यहाँ पर देखो हमें पिक्चर में मार्स और जुपिटर, ये दिख रहा है मार्स, हाँ, और ये जुपिटर, इनके बीच में ये हमें यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स दिया हुआ है। ओके, तो ये एस्ट्रॉइड्स है। ये एस्ट्रॉइड्स भी क्या करते हैं? बोला था यहाँ पे कि बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर देयर इज अ बैंड ऑफ न्यूमेरियस स्मॉल हेवनली बॉडीज। इनको कहते हैं एस्ट्रॉइड्स, दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, है ना। एस्ट्रॉइड्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, और जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वह भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि द प्लैनेट, सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट एंड एस्ट्रॉइड्स आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। प्लैनेट, सैटेलाइट, ड्वार्फ प्लैनेट और एस्ट्रॉइड, ये सभी क्या है? सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो बच्चों हमने अभी इस लेसन में क्या क्या पढ़ा उसको हम लोग एक बार जो हमारे बुक में जो डायग्राम दिया है सोलर सिस्टम का, उसको हम लोग एक बार कॉपी में देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो बच्चों देखो, आपको हमने अभी बताया इसमें कि ये जो मून है, अर्थ है ना, इस अर्थ के हम सबको पता ही है कि सब कुछ प्लैनेट से, सन है ना, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मरकुरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ये जो सब कुछ
प्लैनेट्स है यह सभी क्या करते हैं, इस सन के चारों ओर अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व यानी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हम सबको पता है कि सभी प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उसमें हमारा अर्थ, हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे, है ना, हम अर्थ पे रहते हैं। तो जो अर्थ है यह भी इस सन के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। अब अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, मून। हम सबको मून जो है वो बहुत छोटा ग्रह है, लेकिन बहुत छोटा प्लैनेट है मून, लेकिन हमारे अर्थ से बहुत पास में है, इसलिए हमें अर्थ से जो मून है वो हमें बड़ा दिखाई देता है। तो जो ये मून है यह अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी हमारा अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, और मून हमारे अर्थ के यानी हमारे अर्थ के भी और सन के भी चारों ओर चक्कर लगाता है। इसलिए मून को क्या कहेंगे, सैटेलाइट। ये जो है मून जो है वो क्या है, हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, उपग्रह है। उसके बाद देखो बच्चों, ये प्लैनेट तो आपको बता ही दी मैंने कि मरकुरी प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ये सभी क्या है, प्लैनेट्स है। ओके, प्लैनेट्स के बाद में जो सभी प्लैनेट्स है वह अपने एक ऑर्बिट, उनका जो पाथ होता है, ये पाथ दिख रहा है, इस पाथ पर ही वो लोग क्या करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सन के चारों ओर वो लोग क्या करते हैं, इस पाथ पर ही अराउंड करते हैं, रिवॉल्व्स है ना, चक्कर लगाते हैं। ये सभी प्लैनेट्स हैं। और हमने सैटेलाइट देखा, सैटेलाइट कौन था, हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने वाला मून। मून क्या है, यह सैटेलाइट्स है ना। उसके बाद हमने ड्वार्फ प्लैनेट पढ़ा, ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो है ना, सबसे दूर होता है और इसका खुद का ऑर्बिट होता है, और खुद ऑन यानी खुद इंडिपेंडेंटली होता है यह, और खुद के ही ऑर्बिट पर वह चक्कर लगाता है ना, सन के। दिख रहा है प्लूटो, ये ड्वार्फ प्लैनेट, ये सबसे लास्ट में होता है और सबसे छोटा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, अंडरस्टैंड। अब हमने इसके बाद पढ़ा था एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स देखो, ये हमारे डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो यहाँ पे दिख रहा है, ये मार्स है ना, ये मार्स ग्रह प्लैनेट दिख रहा है, और ये जुपिटर है ना, ये मार्स और ये जुपिटर है ना, ये मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में हमें ऐसे छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं ये, तो ये हमको यहाँ पे हमने इसको कलर किया है, लेकिन हमारे बुक में व्हाइट डॉट्स दिए हैं। तो ये जो इसको क्या कहते हैं, छोटे तारे है ना, छोटे तारे होते हैं, यह स्टार होते हैं, यह चमकते हैं, हमें पृथ्वी से दिखते हैं ना चमकते हुए, तो इसे क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स। क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स। क्या कहते हैं इसको, एस्ट्रॉइड्स होते हैं। तो जो एस्ट्रॉइड्स है यह भी क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों, हमने इस लेसन में अभी तक क्या क्या पढ़ा, प्लैनेट्स पढ़े। प्लैनेट्स में मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। फिर उसके बाद में हमने सैटेलाइट पढ़ा, जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है। उसके बाद हमने ड्वार्फ प्लैनेट पढ़ा, ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा था, प्लूटो। उसके बाद हमने एस्ट्रॉइड्स पढ़े, छोटे तारे है ना, एस्ट्रॉइड्स। ये सब क्या है, ये सभी किसके पार्ट्स है, सोलर सिस्टम के पार्ट्स है। सभी क्या है, सोलर सिस्टम के पार्ट्स है। ये सबको मिलकर क्या बनता है, सोलर सिस्टम। अंडरस्टैंड। आई होप आप सबको ये सोलर सिस्टम समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ तक लास्ट पीरियड में पढ़ा था, आपको मैंने एक क्वेश्चन आंसर भी दी थी सॉल्व करने के लिए, मुझे बहुत से बच्चों ने सॉल्व करके भी भेजे हैं। चलो अब हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं लेसन को। अब यहाँ पे क्या बोला है हमें बुक में, पेज नंबर 3 पर हमें ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। आप यह साइंस में पढ़ चुके हो ना इसके पहले, और नाम भी सुना होगा, ग्रेविटी फोर्स सुना है ना, गुरुत्वाकर्षण। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है कि ऑल हेवनली बॉडीज exert a force of attraction or a pull on one another. This force is called the force of gravity. Means क्या होता है कि all heavenly bodies, सभी जो खगोलीय पिंड है वह फोर्स करते एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन का काम करते हैं ना, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो जो वह एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, सो दिस इज फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसी फोर्स को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण
बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। सो अंडरस्टैंड, तो बच्चों इसको अंडरलाइन करना है कि ऑल हेवनली बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ पुल ऑन वन अनोदर। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको अंडरलाइन करेंगे सभी बच्चे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बोला है कि द सन एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल planets, whereas the tendency of the planets is to move away from the sun। जो ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल क्या कहेंगे उसको, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो होता है उसकी वजह से वेरियस द टेंडेंसी, उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो प्रवृत्ति होती है एक दूसरे को पुल करने की, तो बाकी के जो प्लैनेट्स होते हैं वह सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं, उस सन के चारों ओर तो चक्कर लगाते ही है, पर वह सब अपने एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टू फोर्सेस अ प्लैनेट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट अ फिक्स डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। इसलिए वह सभी एक दूसरे की ओर पुल करते, खींचते हैं, आकर्षित होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन सब वो जो सभी प्लैनेट्स है वो एक ऑर्बिट, उनका एक फिक्स एक ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट पर ही वो फिक्स डिस्टेंस में है ना, यहाँ बोला है ना कि सन एट अ फिक्स डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, वो सभी सन के चारों रिवॉल्व करते हैं, लेकिन एक उनका फिक्स डिस्टेंस होता है और वो फिक्स ऑर्बिट में रहकर ही सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन द सेम वे सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स। और जिस तरह से सभी जो प्लैनेट्स होते हैं वह अपना डिस्टेंस फिक्स रखकर ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं सन के, तो जो प्लैनेट्स तो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते ही है, लेकिन प्लैनेट के भी चारों ओर सैटेलाइट जो होते हैं वो भी रिवॉल्व करते हैं, है ना, सैटेलाइट पूरा देखने के लिए। अब हमें आगे क्या बोला है कि इन विच डायरेक्शन डू दिस थिंग्स फॉल। कुछ हमें थिंग्स दी हुई है और बताया कि वो किस डायरेक्शन में जाती है। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे पहला दिया है कि लीव्स फ्लावर फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री। अब ट्री यानी पेड़, पेड़ पर लीव्स पता है सबको, पत्तियां होती है, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। तो आप सबको पता ही है कि पेड़ पर जो लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वह जब टूटते हैं तो वह कहाँ, कौन से डायरेक्शन में गिरते हैं, नीचे या ऊपर? ऊपर तो जाएंगे नहीं, आसमान में जाते हैं क्या? नहीं, कहाँ जाते हैं? जमीन पर गिरते हैं, है ना। तो जमीन पर गिरते हैं, क्यों गिरते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसलिए सभी जो थिंग्स है वो कहाँ आते हैं, अर्थ पर गिरते हैं, जमीन पर गिरते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है हमें कि रॉक्स दैट कम लूज फ्रॉम अ हिल साइड। अब जो हिल साइड पहाड़ होता है, पहाड़ पर से अगर कोई पत्थर फेंके तो पत्थर, रॉक्स जो होता है वो कहाँ आकर गिरता है, कहाँ आके गिरेगा? ऊपर आसमान में जाएगा क्या? नहीं, कहाँ आके गिरेगा? जमीन पर। ओके। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब सबको पता है ये रेन यानी बारिश, बारिश कहाँ गिरती है? स्काई से, हमारे ऑब्वियसली हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर, जमीन पर ही गिरेंगे ना, है ना। तो ये सब किस वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। आगे क्या बोला है हमें कि ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ में क्या होती है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट। इसीलिए इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो भी थिंग्स है अर्थ की, वह अर्थ पर ही रिमेन एंड अर्थ पर ही रहती है। इवन इफ वी थ्रो सम थिंग्स अपवर्ड्स विथ ग्रेट फोर्स इट फाइनली फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड। अगर हमने कोई भी वस्तु जोर से, कितने भी फोर्स से हमने ऊपर फेंकी, तो भी हम क्या देखेंगे, वह वस्तु कुछ दूर ऊपर जाती है और वापस आकर कहाँ गिरती है? ग्राउंड पर, है ना, हमारे जमीन पर ही आकर वस्तु गिरती है। फिर हमें यहाँ पर एक न्यू वर्ड्स ब्लू बॉक्स में हमें दिया है, अ न्यू वर्ड्स, स्पेस, है ना, स्पेस के बारे में बोला है। अब न्यू वर्ड जो है स्पेस यानी अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के लिए क्या बोला है कि द emptiness between and beyond the stars and planets is called space और आउटर स्पेस। जो खाली, जो रिक्त जगह होती है किसके? स्टार और प्लैनेट के, तारों और ग्रह के बीच में जो खाली जगह होती है
वही उसी को क्या कहते हैं, स्पेस या आउटर स्पेस कहा जाता है। फिर नीचे हमें क्या बोला है कि पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द हेवनली बॉडीज इन द स्काई। जो लोग हैं, लोगों के मन में हमेशा क्यूरियोसिटी पाई जाती है ना, इच्छुक होते हैं कि स्काई में हेवनली बॉडी, जो खगोलीय पिंड है आसमान में, उनको जानने की, उनके बारे में क्यूरियोसिटी होती है उनके मन में, उनको जानने की, है ना। तो दे हैव ऑलवेज वांटेड टू रीच देम। हमेशा वो उनकी खोज करते रहते हैं कि उस वहां पर क्या होता है। However, to send some objects from the earth into space, हमने बहुत बार सुना भी है कि स्पेस हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स भी भेजते हैं अर्थ से। इट मस्ट बी गिवन पावर, नेक्स्ट पेज पे, गिवन पावर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड उस पे हमें ग्रेविटी यानी हमारे अर्थ के उल्टा, ग्रेविटी फोर्स जो होता है उस हमारे अर्थ से उल्टा हमें लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल यहाँ पे हमको बताया गया कि रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर दैट पर्पस। जो रॉकेट की टेक्नोलॉजी है और स्पेस यानी जो अंतरिक्ष पे लॉन्च टेक्नोलॉजी है, इन दोनों का पर्पस उसको यूज करने में लगा होता है कि अर्थ के उल्टा ग्रेविटी फोर्स लगा के उसको, यानी अर्थ से उल्टा, अर्थ में ग्रेविटी होती है तो उसके उल्टा फोर्स लगा के उसको ऊपर भेजना। हाँ, हम आगे पढ़ने वाले इसके बारे में। इसके पहले बच्चों, हम पीछे में हमारा कुछ छूट गया था, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। पीछे पेज नंबर 3 पर, है ना, पीछे पेज नंबर 3 पर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है देख लो एक बार। इंडिया स्पेस मिशन, इंडिया का स्पेस मिशन क्या है। यहाँ पर देखो चंद्रयान, है ना, चंद्रयान नाम आप सुन चुके हैं ना, पिक्चर में दिख रहा है हमें। क्या बोला है यहाँ पर कि ऑन 22 अक्टूबर 2008 यानी 22 अक्टूबर 2008 में द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या बोला है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका इसरो, ISRO का फुल फॉर्म क्या है। I फॉर इंडियन, S फॉर स्पेस, R फॉर रिसर्च, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया। इसरो का फुल फॉर्म, तो इसको अंडरलाइन करना है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट टू द मून, इन्होंने चंद्रमा पे जाने के लिए इसरो का ये जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये लॉन्च किया था। द मिशन इज नॉन एज चंद्रयान 1, इस मिशन को क्या नाम दिया, चंद्रयान 1 नाम से इसको जाना जाता है। फिर क्या बोला है कि मंगलयान इज अनोदर इम्पोर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन, और मंगलयान जो है वह भी एक अनोदर इम्पोर्टेंट मिशन है ना, इंडियन स्पेस मिशन है। इट इज नॉन एज MOM, उसको क्या बोलते हैं, MOM। MOM का फुल फॉर्म क्या है, M फॉर मार्स, O फॉर ऑर्बिट, M फॉर मिशन। MOM का फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिट मिशन। अंडरस्टैंड बच्चों, मॉम का MOM है ना, मॉम MOM का फुल फॉर्म मार्स ऑर्बिट मिशन। बच्चों ये आपको याद करना है, इसरो का फुल फॉर्म एंड मॉम, MOM, मॉम का फुल फॉर्म, ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2013, ये जो MOM मॉम ये कब लॉन्च हुआ, 5 नवंबर 2013 को। It got established in an orbit around the planet Mars on 24 September 2014 के दिन। हाँ, इसरो अचीव्ड दिस फीट इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने अचीव किया। बोथ दिस मिशन आर अनमैन्ड, देयरफॉर, इसको आई को देयरफॉर कहते, ठीक है। देयर वेयर नो पीपल ऑन बोर्ड दिस स्पेसक्राफ्ट, इस स्पेसक्राफ्ट में एक भी पीपल नहीं था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज अ डीपर स्टडी ऑफ द मून एंड मार्स, के लिए हमें बहुत स्टडी करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है मंगलयान इस तरह का था, पिक्चर में दिख रहा है ये, और नीचे में यहाँ पर दिख रहा है कि अ फोटोग्राफी ऑफ द रीजन अराउंड इंडिया टेकन बाय मंगलयान, मंगलयान से हमारे अर्थ की फोटोग्राफी भेजी हुई है ये मंगलयान की, ठीक है। ये देखो ये दिख रहा है पिक्चर में, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब हम लोग अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। इस पे हमने फर्स्ट
ऊपर का पढ़ा था। अब नीचे में हमें क्या बोला है, रॉकेट के बारे में, है ना। रॉकेट हम लोग रॉकेट टेक्नोलॉजी एंड स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। तो हमें आगे क्या बोला है रॉकेट के बारे में, तो ध्यान दो बच्चों, क्या बोला है कि वन ऑफ द दिवाली फायर क्रेकर्स इज कॉल्ड अ रॉकेट। हम दिवाली में जो फटाके जलाते हैं, है ना, फायर क्रेकर्स, तो उसको रॉकेट कहते हैं। इट इज पैक्ड विथ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। ये जो रॉकेट होता है इसमें क्या होता है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि खतरनाक विस्फोटक जो होते हैं ना, विस्फोटक पदार्थ, सब्सटेंस, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, यानी जो ये रॉकेट होता है उसमें बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोसिव विस्फोटक सब्सटेंस पदार्थ डाले जाते हैं। द एक्सप्लोसिव बर्न रेपिडली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी। उसके द्वारा क्या मिलती है, उनको एनर्जी मिलती है जलने के लिए। द डिजाइन ऑफ द रॉकेट इज सच दैट द फायर क्रैकर इज पुश्ड इन अ सर्टन डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड। देखो बच्चों, हमें पिक्चर में दिख रहा है ये दिवाली का रॉकेट, है ना, इसका पिक्चर देखो कैसे दिख रहा है। और जो हमारा स्पेस लॉन्च यूजिंग अ रॉकेट, सेम वैसे ही है ना। इसको थोड़ा सा मतलब ये हमारे दिवाली के फटाके है और ये हमारा लॉन्च वाला यूजिंग रॉकेट है ना। दोनों का पिक्चर समझ में आ रहा है। फिर हमें नीचे क्या बोला है कि वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। यानी जो यह बहुत ही पावरफुल होता है रॉकेट, जिसको हम लोग स्पेस क्राफ्ट में यूज करते हैं ना, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस रॉकेट को जो हम लोग यूज करते हैं बहुत ही पावरफुल रॉकेट होता है। आगे क्या बोला है कि अ ट्रेमेंडियस क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड इन रॉकेट सो दैट स्पेसक्राफ्ट वेगिंग, यानी इसको हम बोलेंगे कि उसमें क्या होता है कि मतलब बहुत ज्यादा वजन होता है। स्पेसक्राफ्ट वेगिंग यानी अंतरिक्ष यान का बहुत ज्यादा वजन होता है, जिसको थाउजेंड्स ऑफ टन यानी हजारों टन का होता है। कैन बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। जब स्पेस में भेजते उसको तब उसमें ट्रेमेंडियस क्वांटिटी यानी उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में, जबरदस्त मात्रा में फ्यूल, ईंधन डाला जाता है जलने के लिए रॉकेट को। और उसका जो वजन होता है वो हजारों टन होता है जब लॉन्च करते स्पेस में भेजते उस वक्त। इन द 20th सेंचुरी और 20वीं शताब्दी में अ फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्ड स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सेंट हंड्रेड ऑफ स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। बहुत सारे हजारों, 100 से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट स्पेस पे जा चुके हैं। अवर कंट्री इज वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी। और जो हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया भी बहुत वेल टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया ने पाई है और डेवलप हो चुका है स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी के लिए। फिर आगे क्या बोला है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि सम स्पेसक्राफ्ट रिमेन इन स्पेस, सम आर ब्रॉट बैक टू अर्थ, व्हाइल सम लैंड ऑन अदर प्लैनेट और सैटेलाइट। कुछ जाते हैं, है ना, प्लैनेट सैटेलाइट जाते हैं ना, प्लैनेट पर और सैटेलाइट कुछ जाते हैं। इन सम मिशन साइंटिस्ट ऑल्सो ट्रेवल इन द स्पेसक्राफ्ट, दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स। यानी जो व्यक्ति प्लैनेट पर जाता है, सैटेलाइट पर जाता है और जाकर पूरे वहां से अपना मिशन कंप्लीट करके आता है, उसको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स, यानी अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट्स यानी उन्हें अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। अब देखो बच्चों, डू यू नो, आप जानते हो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले राकेश शर्मा का नाम आता है। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स कहा गया भारतीय अंतरिक्ष यात्री। जब हम कहते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉट तो सबसे पहले आता है राकेश शर्मा जी का नाम। तो राकेश शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, सबसे पहले भारतीय यात्री थे राकेश शर्मा, सबसे पहले गए थे टू गो इनटू स्पेस इन 1984। कब गए थे ये? 1984 में गए थे। He spent 8 days on a space station. वो कितने दिन वहां पे रहे? 8 दिन, 8 days रहे for a joint mission of the इसरो से and the Soviet Intercosmos. Seeing India from space, he said that
इट लुक्ड, सारे जहां से अच्छा। जब उनको हमारे उस वक्त 84 में हमारे देश की जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पूछा था उनको, राकेश शर्मा जी को, कि आप जब गए थे ऊपर में, तब उन्होंने वहां से उनको पूछा कि आपको हमारा अर्थ यानी हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है। तब उन्होंने क्या कहा था कि सारे जहां से अच्छा। उन्होंने कहा था कि मुझे पूरी दुनिया से अच्छी हमारा अर्थ यानी हमारा इंडिया नजर आता है। पूरे अर्थ पर मुझे सबसे अच्छा मेरा इंडिया नजर आता है। तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। यह गाना आपने सुना होगा ना बच्चों। चलो आगे हम पढ़ते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट द वर्क ऑफ कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। यानी जैसे हमने राकेश शर्मा के बारे में पढ़ा, वैसे ही आपको कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स के बारे में भी जानकारी ढूंढनी है और मुझे भेजना है। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट मैन मेड सैटेलाइट। सैटेलाइट्स मीन्स उपग्रह है ना। जिस तरह से कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, वैसे ही मैन मेड यानी इंसान के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स कौन कौन से होते हैं और उसका यूज हमें क्या क्या होता है, वो क्यों बनाते हैं, तो वो पढ़ेंगे। अब हम क्या बोला है कि मैन मेड सैटेलाइट्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द एग्रीकल्चर। किसके लिए? कि उन्हें खेती के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके, इसी के लिए। इन्वॉल्वमेंट यानी पर्यावरण की। वेदर फोरकास्टिंग यानी उन्हें जो मौसम होता है, मौसम का पूर्वानुमान यानी कब बारिश आने वाली है, मौसम कैसा रहेगा, उन सब बातों के लिए उन्हें सैटेलाइट जरूरी होता है। उसके बाद बोला है कि मेकिंग मैप्स नक्शे के लिए, एंड सर्चिंग फॉर वाटर एंड मिनरल्स वेल्थ, वाटर और मिनरल्स के लिए। ऑन द अर्थ पृथ्वी पर कहाँ कहाँ है। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, और टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी उन्हें, दूरसंचार के लिए भी उन्हें यह यूज में आता है। दे आर पुट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और ये सब कुछ क्या होता है सैटेलाइट, यह और अपने ऑर्बिट पर वह अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। दे कैन रिमेन इन स्पेस फॉर मेनी ईयर्स, और यह बहुत सालों तक जो सैटेलाइट होता है वह अर्थ के चारों ओर बहुत सालों तक, मेनी ईयर्स तक रह सकता है। फिर बच्चों हमें ऑलवेज रिमेम्बर में कहा है कि स्पेस scientists have not yet been able to find a single other planet which has life on it. Therefore, our Earth is an invaluable planet. The degradation of its involvement for any region will be a threat to the existence of life itself. यानी हमने अभी तक जितने भी लोग गए हैं साइंटिस्ट लोग स्पेस पे, उन्होंने देखा कि सिर्फ इस प्लैनेट पर ही लाइफ है, यानी इसके अलावा किसी भी ग्रह पर उन्हें प्लैनेट पे लाइफ नहीं दिखाई दी। इसलिए हमें अभी हमारे इन्वॉल्वमेंट को बराबर रखना है, उसे कुछ भी चोट नहीं पहुंचानी है, क्योंकि इसलिए हमारा जो अर्थ है वो इनवैल्यूएबल प्लैनेट है, सबसे महत्वपूर्ण, और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो हमें अपने अर्थ को संभाल के रखना है, हमारे पर्यावरण को बचा के रखना है। तो बच्चों हमने ये फर्स्ट लेसन पढ़ा। आई होप आप सभी को ये लेसन समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।